नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया संसद में, लोकसभा में। अंतरिम बजट आपको मालूम है कि फरवरी महीने में पेश हो चुका है। सवाल यह है कि बजट कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए पहले एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आपकी अपेक्षा क्या थी बजट से। उसी हिसाब से आकलन हो सकता है कि बजट कैसा था। आपकी जैसी अपेक्षा थी, अगर उसके अनुरूप है तो बजट अच्छा है, आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो बजट अच्छा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि मैं जब बात करने बैठा हूँ तो मुझे क्या लगता है, मैं इसकी बात करूँगा। देखिए, ये बजट से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। मुझे भी लग रहा था कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस रूप में पेश करेगी जिससे लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो असर हुआ है, उससे जो नैरेटिव बना है, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए, नया नैरेटिव गढ़ने के लिए। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। ये बजट कोई नया नैरेटिव नहीं गढ़ता है, यानी जो जनमानस में जिसको लेकर आप जा सकें। बजट में जनमानस में लेकर जाने वाला नैरेटिव बनता है जब आप फ्रीबीज की घोषणाएं करते हैं, रेवड़ी बांटते हैं। न तो अंतरिम बजट में और न ही इस बजट में। अंतरिम बजट में जब कोई रेवड़ी बांटने वाली कोई घोषणा, इस तरह की लोक लुभावन कोई स्कीम घोषित नहीं हुई, तो ये माना गया कि सरकार का कॉन्फिडेंस है कि इसके बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं। अब क्यों नहीं किया सरकार ने? अब मेरा मानना है कि ये इस बजट को, आपको किसी भी बजट को दो नज़रिए से देखा जाता है। एक राजनीति की दृष्टि से, एक अर्थव्यवस्था या अर्थनीति की दृष्टि से। इस बजट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति साधने की कोशिश नहीं की है। उनका सारा ध्यान, उनकी सरकार का सारा ध्यान अर्थव्यवस्था पर है। 2047 तक, 2047 तक भारत को जो विकसित भारत बनाने की का लक्ष्य है, उसकी दिशा में ये एक कदम है। आप अगर शेयर मार्केट की दृष्टि से देखें तो सेंटिमेंट खराब हुआ है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में इजाफा हुआ है और एसटीटी में, उससे जो है माहौल बिगड़ा है, लोगों का सेंटिमेंट बिगड़ा है, निवेशकों का। एक बात ये कही जा रही है कि भाई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास जो है पैसा कमाने का, धनोपार्जन का, जो उनका व्यवसाय नौकरी है, उसके अलावा एक साधन था शेयर मार्केट। वहाँ उनकी जो कमाई हो रही थी उस पर भी आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो उनको वहाँ भी मार पड़ी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ ऐसा। जो इनकम टैक्स की नई योजना को अपनाएंगे उनको 17,000 रुपये का फ़ायदा होगा पूरे साल में। इसके अलावा कोई लाभ जो है मिडिल क्लास को, अगर आप इनकम टैक्स की दृष्टि से देखें, तो नहीं मिला है। और उम्मीद थी कि शायद इस बार मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। सरकार का फोकस फिर कहाँ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जो अंतरिम बजट में था उतना ही है, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार का फोकस स्ट्रक्चरल चेंज पर ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ रिफॉर्म पर है। इसके अलावा रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने पर, जो स्टाइपेंड की योजना है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कॉपी पेस्ट सरकार है, हमारी योजना थी। भाई, आपकी योजना तो तब होती जब आप सत्ता में आते। तो स्टाइपेंड जो देने की घोषणा की गई है 5,000 रुपये महीने, जो बेरोज़गार युवा हैं, जो स्किल डेवलपमेंट में शामिल होना चाहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है और साथ साथ स्टाइपेंड पर। और उसके अलावा राजनीति की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश और बिहार में जो दो बड़े एलाइज हैं एनडीए के, टीडीपी और जेडीयू, उनको संतुष्ट करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई है। और उसमें भी ध्यान रखिए, सरकार ने ये नहीं कहा कि अपने बजट से, सेंट्रल बजट से पैसा दिया जाएगा। कहा मल्टीलेटरल फाइनेंस एजेंसी से हम आपको पैसा दिलवाएंगे। तो कोई एक्सचेकर पर बर्डन नहीं डाला है, यानी फिस्कल डेफिसिट पर बर्डन नहीं डाला है। इस बजट की मेरी नज़र में अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि, एक उपलब्धि अगर बताना हो, तो वह है फिस्कल प्रूडेंस, यानी राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना। 5.1 का लक्ष्य था
अंतरिम बजट में उसको 4.9 किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 4.5 का। दुनिया की कोई इकॉनमी, चाहे विकसित देशों की हो चाहे विकासशील देशों की हो, वो फिस्कल डेफिसिट को, अपने राजकोषीय घाटे को इस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही है। अब एक मोटी सी बात समझिए कि फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बढ़ने या घटने या उसमें कोई बड़ा परिवर्तन न होने का असर क्या होता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब है कि सरकार की बोरोइंग बढ़ गई, यानी सरकार ने ज़्यादा कर्ज लिया, यानी सरकार ने ज़्यादा नोट छापे। उसका सीधा असर होता है महंगाई पर। महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उसकी मार पड़ेगी गरीब आदमी पर, आम आदमी पर। तो सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि महंगाई न बढ़ने पाए। कोरोना के दौरान, मैं कई बार कह चुका हूँ, कोरोना के दौरान जो है तमाम नेशनल इंटरनेशनल जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता विशेषज्ञ थे और जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम सहित जो है रघुराम राजन हो या आरबीआई के और दूसरे पूर्व गवर्नर हों, सब कह रहे थे कि खुलकर खर्च कीजिए, फिस्कल डेफिसिट की चिंता ही मत कीजिए, इस समय लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, दिल खोलकर खर्च कीजिए, खूब नोट छापिए। बहुत से देशों ने किया, अमेरिका जैसे देश ने, ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों ने किया। आज उनके यहाँ महंगाई आसमान छू रही है और हमारे यहाँ महंगाई कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। तो ये फ़र्क है और इस फ़र्क के लिए ये कोई मामूली कदम नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है और अपने जो आप कदम उठाने जा रहे हैं, जो नीतियाँ बना रहे हैं, उस पर भरोसा हो तभी ये हो पाता है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खासियत मेरी नज़र में फिस्कल डिसिप्लिन है कि वो जो रास्ता अपनाया कोरोना के बावजूद, जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर कायम है। दूसरा, जो अगर आप कहें कि इस बजट में सबसे निराशाजनक या सबसे खराब पक्ष क्या है, तो मेरा मानना है कि वह कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कोई बड़े प्रयास नहीं किए गए। देखिए, समस्या क्या है? एक सबसे बड़ी समस्या है देश की अर्थव्यवस्था के सामने, वो है रोज़गार के अवसर की। रोज़गार का अवसर कैसे बढ़ेगा? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो दो तरीके से बढ़ता है, एक जो है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का। तो सरकार तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, पूंजीगत खर्च जो है, लगातार बढ़ाती जा रही है। उसको बढ़ाकर जो है इस बजट में 11 लाख, जो अंतरिम बजट में भी था, 11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन पिछले 10 साल से इतना सब होने के बावजूद, इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है। रोज़गार देना सरकार का काम नहीं है। ये बात हम सब लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसा माहौल तैयार करे जिसमें रोज़गार के अवसर पैदा हो। यानी पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी फ्रेम करना उसका काम है। जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन आएगा तो रोज़गार आएगा। तो अब सवाल ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये बात बार बार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी की जो है 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट है जो दोस्त हैं मोदी के, उनको पैसा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, जो आंकड़ों में सही साबित होता है, कि जो है गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, ये खाई बढ़ती जा रही है। ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमको अतीत को भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अब मनमोहन सिंह की सरकार की बात क्यों करते हैं, क्यों उस समय आप तो 10 साल रह लिए, 10 साल में क्या किया ये बताइए, उन्होंने क्या किया था उसको भूल जाइए। उसको भूल जाएंगे तो आज जो हो रहा है उसको समझ नहीं पाएंगे। उस समय एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड की, जितने भी उद्योग में लोग लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में खास तौर से या दूसरे सेक्टर में भी, क्योंकि उनको लगा कि बैंक से लोन लो, सरकारी बैंक से, लौटाना पड़ेगा नहीं, तो इसका फ़ायदा उठाकर अपनी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा लो। तो अंधाधुंध बढ़ा लिया। कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग की या किसी भी फील्ड की बढ़ाई जाती है ये देखकर कि उसकी डिमांड कितनी है। बिना डिमांड के आपने कैपेसिटी तो क्रिएट कर ली,
अब उसकी डिमांड नहीं है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय का असर अभी तक है कि कैपेसिटी इतनी बढ़ा चुके हैं आप, अब भी डिमांड से ज़्यादा है। तो अगर आपने, मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपने 10 लाख पेन बनाने की आपकी कैपेसिटी है। इसको बढ़ाकर आपने उस दौरान 15 लाख रुपए कर लिया। कर्जा मिल रहा था, कर्जा लौटाना नहीं था, आसानी से मिल रहा था, और बहुत सी बातें थी, उन बातों को छोड़ देते हैं। अब आपके पास डिमांड तो केवल 9 लाख की है, तो आप कैपेसिटी एडिशन तो करेंगे नहीं। आपको मालूम है कैपेसिटी एडिशन करने का मतलब घाटा और बढ़ाना। पहले तो आपको डिमांड अपनी जो 15 लाख की कैपेसिटी है वहाँ तक ले जानी है, तो 10 लाख की जो पुरानी थी वहाँ भी नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और उस तरह से कर्ज नहीं मिल रहा है। मालूम है कि अगर सरकारी बैंक से कर्ज लिया, नहीं लौटाया तो कंपनी चली जाएगी और उसकी भरपाई करनी पड़ेगी हमको। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है, उपभोग आधारित जो है अर्थव्यवस्था है। हालांकि पिछले 10 साल में बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की, कि हम धीरे धीरे केवल जो है कंजम्पशन से पर निर्भर न रह जाएं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग जितनी आपकी बढ़ेगी, चीन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उतने एम्प्लॉयमेंट के जो है अवसर बढ़ेंगे। तो सरकार की कोशिश है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन समस्या यही आड़े आ रही है। अब कोई भी इंडस्ट्री सरकार को खुश करने के लिए बिना डिमांड के तो कैपेसिटी एडिशन कर नहीं सकती है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा हो। कंजम्पशन बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल होगा, और फिर उससे ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी एडिशन की ज़रूरत होगी। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, छोटी छोटी टिंकरिंग की गई है। लेकिन अब जैसे स्टाइपेंड की घोषणा है, ये पैसा लोगों के हाथ में आएगा, युवाओं के हाथ में आएगा तो वो खर्च करेंगे। रूरल इकॉनमी पर ध्यान दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, वहाँ से एक डिमांड जनरेट हो सकती है, उसके लिए व्यवस्था की जा रही, खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो कुल मिलाकर ये बजट अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ज़्यादा बनाया गया है, बजाय राजनीति को ध्यान में रखकर। इस बजट के जरिए कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कहीं दिखाई नहीं देती, बल्कि राजनीतिक नुकसान की दृष्टि से देखें तो कई चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का ही जिक्र किया, जिस तरह से कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया गया है, इंडेक्सेशन का जो लाभ मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया है, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऐसे बहुत से कदम हैं जिनसे सेंटीमेंट बिगड़ता है, उसका नुकसान नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के जो जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये नी जर्क रिएक्शन है, 2-3 दिन इसका असर रहेगा, फिर जो है स्टॉक मार्केट यानी मार्केट जो है वो एडजस्ट करना सीख जाएगा। तो मार्केट एडजस्ट करना सीख जाएगा। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जहाँ पैसा बन रहा है इन्वेस्टमेंट वहीं आएगा, यानी स्टॉक मार्केट में लोग आएंगे ही। पिछले 5-7 सालों में स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा लगा रहा है कि अब हमारा शेयर मार्केट निर्भर करता था FIIs के इन्वेस्टमेंट पर या उनके बेचने पर। वो बेचते थे तो मार्केट गिर जाता था, वो खरीदते थे तो मार्केट उठ जाता था। अब उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है रिटेल इन्वेस्टर ने। इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको एक झटका लगेगा, लेकिन उससे बढ़िया रिटर्न के कहीं और अवसर हैं नहीं, तो वो वहीं आएगा। शायद सरकार ने जब वो कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा रही थी तो यही सोचकर बढ़ाया। कैपिटल गेंस टैक्स से जो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला सरकार को। जो विशेषज्ञों का अनुमान है
कि साल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी सरकार की। लेकिन सरकार हर जगह से जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा मिल सकता है लेने की कोशिश कर रही है। उसका ध्यान 2-3 बातों पर है। एक, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जॉब क्रिएशन। वो किसी विशेषज्ञ ने कहा, अच्छी बात लगी मुझे, उसने कहा कि लोगों को मछली पकड़ कर देने से अच्छा है कि उनको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो ये सरकार इस बजट के जरिए, अपनी अर्थव्यवस्था के जरिए यही कोशिश कर रही है कि लोग मछली पकड़ना सीख जाएं, यानी लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, सरकार की कृपा पर न निर्भर कर रहे, जो पिछले 70-72 सालों से हो रहा था कि सरकार कुछ दे देगी, उस पर निर्भर है, इसलिए सरकार की ओर आस लगाए रहते हैं। और सरकार पूरा कभी देती नहीं, जितनी ज़रूरत है उससे कम देती है, जिससे आपकी उम्मीद बनी रहे, जिससे आप जुड़े रहें। तो अब इस अर्थव्यवस्था से ये सरकार हट रही है, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, देश में सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, टूरिज़्म बढ़ रहा है, तमाम क्षेत्रों में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, तमाम क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, तेज़ हो रहा है, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। अगर ये सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, हवाई जहाज़ बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछ रही हैं, तो ये सब देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा ही कर रहे हैं। तो बजट कैसा था? अगर आपको उम्मीद थी कि कोई बड़ी आतिशबाजी होगी तो आप निराश हुए होंगे। अगर आपको ये उम्मीद नहीं रही होगी तो आप जो है, अगर खुश नहीं है तो संतुष्ट हुए होंगे। लेकिन ये बजट ऐसा है जो नींव तैयार करने वाला है, नींव को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। जो पहले से मजबूत है उसको और मजबूत करने की कोशिश हो रही है कि अर्थव्यवस्था की जो विकास दर का हमने लक्ष्य रखा है 7-8%, उसको साल दर साल हासिल करते रहें और उसमें बढ़ोतरी करते रहें। तो बजट को अगर आपको आंकना है तो इस नज़रिए से देखना होगा, आप उसके जरिए कुछ राजनीतिक आतिशबाजी चाहते थे या मजबूत अर्थव्यवस्था चाहते हैं। तो सरकार ने दूसरे रास्ते को चुना है। ये रास्ता बहुत लोकप्रिय नहीं बनाता सरकार को। लोकप्रियता मिलती है, आप घोषणा कर दें कि ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, फला चीज़ मुफ्त देंगे, आप अचानक जो है आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। कई पार्टियां हैं जिनका उद्देश्य या जिनकी विचारधारा यही बन गई कि मुफ्त की बात करो और वोट ले लो, लेकिन वो भुगतान कर रही है उसका। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक का है। डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं रह गया है, ये सरकार कह रही है, ये सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि आपने इतनी फ्रीबीज की घोषणा कर दी है कि उनको पूरा करने के चक्कर में विकास योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं है। विधायकों में भारी नाराज़गी है कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो इस सरकार ने ये कोशिश की है कि ये स्थिति ना आने पाए। डेवलपमेंट का काम रुकना तो छोड़िए और तेजी से चले, इसकी कोशिश है। ये बजट तात्कालिक रूप से थोड़ा निराश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भविष्य की दृष्टि से देखें तो ये फायदे का बजट है और पूरे देश के फायदे का बजट है। ये बीजेपी के फायदे का बजट नहीं है। ये बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ दिलाने का या बीजेपी के लिए कोई नया पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने का काम नहीं करता है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। तो इसी रोशनी में इसको देखा जाना चाहिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।